अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मजे में हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। हम तो कर रहे हैं। नहीं ठंड कर को रही जी, बहुत क्वारंटीन में बोरियत हो गई है। बाहर ठंड है और अंदर क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से अप्रॉक्सीमेटली 4 वीक्स का। तो घर में बैठ के बहुत मुश्किल होता है टाइम गुजारना, बहुत ज़्यादा बोरियत हो जाती है और बंदा उकता जाता है इतना टाइम कुछ ना करके भी। नहीं, सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है बाहर मौसम, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे डार्क डार्क सा ग्लूमी सा मौसम होता है। धूप निकल आए तो फिर बंदे का दिन हाँ, बेहतर रहता जैसे है। आज 3 दिन बाद धूप निकली है तो इट फेल्ट नाइस कि बाहर थोड़ा सा सूरज निकला, हम लोग बाहर निकले, वी वॉकड अराउंड अ लिटिल बिट। तो डिपेंडिंग ऑन द मौसम आपका लॉकडाउन एक्सपीरियंस बेहतर भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो आज हम किस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं? हाँ सर, अब बातें बाद में करेंगे। टॉपिक पे चलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कार कैसे बाय करनी है, क्या चीज़ें कंसिडर करनी है। और काफ़ी हॉटली रिक्वेस्टेड टॉपिक था ये। काफ़ी सारे लोग हमें कमेंट्स में कहते थे कि इस टॉपिक पे भी बात करें। तो आई पर्सनली थॉट कि ये टॉपिक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा, लेकिन क्योंकि इतनी इंटरेस्ट थी तो इस पे हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं। वही उसामा को मैं जब जब कहती थी कि कार बाइंग पे वीडियो बनानी है, उसामा कहते थे उसमें क्या है, लाइक क्या है। अभी जब हमने पॉइंट्स नोट किए हैं तो उसामा को पता चला है कि उसमें काफ़ी कुछ है। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को, टाइम नहीं ज़ाया करते। तो सबसे पहले हम कार के बजट पे बात करेंगे कि कितना बजट आपको कार के लिए रिक्वायर्ड होगा, या आपने कितना बजट जो है वो सेट करना है। देखें जी, जब आप नए इमिग्रेंट होते हैं आपका काफ़ी सारी कंस्ट्रेंट्स होती हैं और उनमें से एक मेजर कंस्ट्रेंट आपका बजट होता है, हर चीज़ के लिए होता है। घर को रेंट करने के लिए आपका बजट कंस्ट्रेंट होगा, आपने गाड़ी लेनी है आपका उस पर बजट कंस्ट्रेंट होगा। तो आपने लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आप कितने पैसे इस काम के लिए साइड पर कर सकते हैं। तो जब आप ये डिसाइड कर लेंगे तो उसके बाद कोई भी अगले स्टेप पे आप जा सकेंगे। तो मैं आपको कुछ ब्रैकेट्स का अंदाज़ा दे देता हूँ। आप फेसबुक मार्केट प्लेस पर भी देख सकते हैं कि यूज्ड कार्स किन रेंजेस में अवेलेबल होती हैं। लेकिन जनरली आप अगर बेस की बात करें कि कोई ऐसी गाड़ी जो आपका साथ दे जाए और आपको बार बार वर्कशॉप के चक्कर ना लगवाए, आपको 6 से 8 हज़ार कैनेडियन डॉलर से नीचे नहीं मिलती। और ये मैं यूज्ड कार्स की बात कर रहा हूँ। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका बजट कितना है और आप किस तरह से गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं, हम ऑप्शंस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला काम आपने अपने बजट पे ही डिस्कशन करनी है। अगर आप अकेला लेना चाहते हैं या अपने पार्टनर के साथ लेना चाहते हैं, जस्ट थिंक इट आउट कि आप कितने पैसे मैक्सिमम गाड़ी पे लगाना चाहते हैं। तो वंस यू हैव डिसाइडेड दैट, उसके बाद कोई भी अगली चीज़ उसके बाद आएगी। तो बजट वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बहुत लंबी डिस्कशन चली थी इस पर कि हम कितने पैसे कार पर लगाना चाहते हैं एट दिस टाइम। ऑब्वियसली बाद में तो बंदा अपना बजट एक्सपेंड कर ही सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता दूँ, क्योंकि उसामा को ही इस चीज़ का आइडिया है, तो ज़्यादा उसामा इस वीडियो में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। आई होप इससे कोई इशू नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लाइक एप्लीकेशन या यूज़ के हिसाब से किस तरह की गाड़ी जो है यहाँ पर सूटेबल होगी कनाडा में। ये जी किसी हद तक शौक पे भी डिपेंड करता है और किसी हद तक आप किस काम के लिए गाड़ी को इस्तेमाल करेंगे उस पर भी डिपेंड करता है। आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे जिन गाड़ियों को पाकिस्तान में वीगो या डाला के नाम से जाना जाता था, यहाँ पे उनको ट्रक्स कहा जाता है और बहुत सारे लोगों ने वो गाड़ी रखी हुई है जस्ट बिकॉज वो प्रैक्टिकल ज़्यादा है, क्योंकि उसमें पीछे लगेज या स्टोरेज की जगह ज़्यादा है। लोग यहाँ पे अपने काम खुद करना पसंद करते हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोग उस तरह की गाड़ियों को प्रेफर करते हैं। हैविंग सेड दैट, वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं। तो आपने किस काम के लिए गाड़ी यूज़ करनी है, दिस विल डिक्टेट कि आप किस तरह की शेप की गाड़ी ढूंढेंगे। शेप से मेरा मतलब, आप 4 दरवाज़ों वाली गाड़ी लेना चाहते हैं, आप 2 दरवाज़ों वाली गाड़ी लेना चाहते हैं, आप एसयूवी या जो जीप या बॉक्स टाइप की शक्ल वाली गाड़ियाँ होती हैं वो लेना चाहते हैं। इसके अलावा आप सेडान लेना चाहते हैं या वंस अगेन एसयूवी लेना चाहते हैं, आप ट्रक लेना चाहते हैं जिसके पीछे ओपन बेड हो, या आप स्टेशन वैगन लेना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स की डिक्टेट करेंगी कि आपको किस तरह की गाड़ी चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे गाड़ी ऐसी चाहिए थी जो कि बंद हो लेकिन फिर भी उसके अंदर स्टोरेज की जगह इनफ हो। सो दैट्स वाई वी वेंट विद एन एसयूवी टाइप ऑफ कार। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह की गाड़ी लेना चाहते हैं, आप उस पर रिसर्च कीजिए। बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे और आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी। तो किस तरह की गाड़ी लेनी है ये हर बंदे की पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है मोर देन एनीथिंग एल्स। अब कुछ ऐसी ऑप्शन हैं जो कि किसी एक तरह की बॉडी शेप के अंदर ही आती हैं।
अगर हम अपनी बात करें तो हमें मशवरा दिया था कुछ दोस्तों ने कि क्योंकि कैलगरी के अंदर बर्फ़ पड़ती है और सर्दियाँ काफ़ी शदीद होती हैं, तो कोशिश करना कि ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी लो। डोंट गेट मी रॉन्ग, नो अमाउंट ऑफ गुड टेक्नोलॉजी कैन मेक यू अ गुड ड्राइवर। अगर आप अच्छी और केयरफुल ड्राइविंग नहीं करते तो ऑल व्हील ड्राइव क्या और अच्छी गाड़ी क्या, आपको एक्सीडेंट से बचना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर आप केयरफुल होकर नहीं चलाते। लेकिन ये टेक्नोलॉजी तो आपको बस थोड़ा हेल्प कर देती है कि अगर आप 99% बच रहे थे तो टेक्नोलॉजी आपको वो जो 1% बच गया था वो भी आपको ऐड कर देगी आपकी लक के अंदर। तो हमारा यही दो टारगेट्स थे कि गाड़ी एसयूवी टाइप की होनी चाहिए और ऑल व्हील ड्राइव होनी चाहिए। अदर देन दैट हमारे पास फिर बाकी ऑप्शंस ओपन थी कि किस ब्रांड की होनी चाहिए। एग्जैक्ट प्राइस ब्रैकेट हमने ऑलरेडी फाइनलाइज कर लिया था, जिसमें आप लोग भी कर लेंगे। तो जस्ट हैव अ डिस्कशन विद योर सिग्निफिकेंट अदर अगर आप मैरिड हैं। अदरवाइज़ अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए, अपने आसपास जानने वालों से डिस्कस कीजिए जो इस प्रोसेस से पहले गुजर चुके हैं, ताकि आपको कोई रिव्यूज़ मिल जाएंगे कोई स्पेसिफिक गाड़ी बाकियों से बेहतर है या नहीं, क्योंकि लोगों के पर्सनल ओपिनियंस भी मैटर करते हैं। आपको लोग बताएंगे कि फ़लाँ गाड़ी दूसरी से ज़्यादा रिलायबल है। तो बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप कंसिडर करेंगे, लेकिन बड़ी चीज़ यही है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल बजट और आपने किस तरह की या किस शेप की गाड़ी लेनी है। ओके, नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि किस तरह की ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर गाड़ियों से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो यही है कि न्यू होती हैं, यूज्ड होती हैं और एक रीबिल्ड होती हैं। तो आप इस पर थोड़ा सा डिस्कस करें कि ये जो तीसरी ऑप्शन तुबा ने बताई है ना रीबिल्ड के नाम से, दैट इज़ द मोस्ट ट्रिकी ऑप्शन। सीन ये है कि गवर्नमेंट यहाँ पे गाड़ियों को रेगुलेट करती है। रेगुलेट से मतलब गवर्नमेंट को पता होता है कि कौन सी गाड़ी नई हालत में है जब सेल हो रही है या कौन सी यूज़ हालत में है। ये जो तीसरी रीबिल्ड वाली सीन है ये इस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी गाड़ी किसी ऐसे एक्सीडेंट में अगर में से गुजरे जिसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ये डिसाइड करे कि इस गाड़ी को रिपेयर करने पर ज़्यादा खर्चा आएगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम इस बंदे को इस गाड़ी की प्रेजेंट वैल्यू सिंपली पैसों में दे दें। इन दैट केस कहा जाता है कि दिस कार हैज़ बिन रिटन ऑफ, या ये गाड़ी राइट ऑफ हो गई है। तो वो जो गाड़ी राइट ऑफ है वो यूजुअली किसी ना किसी गैराज में जाती है और वो लोग उसको दोबारा से बिल्ड करते हैं, उसकी सर्टिफिकेशन करते हैं, उसके पेपर्स बनवाते हैं और उसके बाद वो गाड़ी रीबिल्ड स्टेटस में आ जाती है कि ये गाड़ी किसी ज़माने में इसका बुरा एक्सीडेंट हुआ था, इसको दोबारा से बनाया गया, किसी मिस्त्री ने बनाया या किसी मैकेनिक ने बनाया और वो फिर दोबारा से रोड पे आई है। इन गाड़ियों की प्राइसेस इवन यूज्ड गाड़ियों से भी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इट कैन सीम अ वेरी गुड डील कि आपको एक अच्छी दिखने में अच्छी लगने वाली गाड़ी इतनी सस्ती प्राइस में मिल रही है, लेकिन बी अवेयर कि ये गाड़ी रीसेल के वक्त आपको तंग करेगी, क्योंकि उसके लाइसेंस के ऊपर और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के ऊपर रीबिल्ड स्टेटस लिखा होता है, गवर्नमेंट को पता होता है। तो यू कैन नॉट लाई अबाउट इट, आपको हर एक को ओपनली बताना पड़ता है कि ये गाड़ी रीबिल्ड स्टेटस वाली है। तो इट माइट सीम लाइक अ गुड डील, अगर आप लेना चाहें तो वाई नॉट, लेकिन जस्ट कीप इन माइंड कि आपको दोबारा जब भी कभी सेल करनी पड़ेगी तो मसला होगा आपको। तो जस्ट टू क्लैरिफाई कि ये जो रीबिल्ड गाड़ियाँ होती हैं ये सर्टिफाइड होती हैं, लाइक दे आर सेफ टू बाय? ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैंने अभी तक जितने भी लोगों से बात की है जो कि रीबिल्ड गाड़ियाँ चला रहे हैं, दे ऑलवेज से कि हमने रीबिल्ड गाड़ी किसी ऐसे गैरेज या किसी ऐसे बंदे से ली है जिस पे हमें पर्सनली ट्रस्ट है। तो ये जो ट्रस्ट वाली बात आ जाती है ना, क्योंकि गवर्नमेंट जो है गाड़ियों को सर्टिफाई इस लिहाज तक करती है कि उसके पेपर सीधे हों, पेपर सारे के सारे अवेलेबल हों। गाड़ी को किस तरह की वर्कमैनशिप से बनाया गया है इसका गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता। गवर्नमेंट गाड़ी की फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देती, गवर्नमेंट सिर्फ गाड़ी के पेपर चेक करती है कि गाड़ी की फंक्शनैलिटी रिस्टोर हुई है या नहीं हुई। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम नॉट रियली श्योर कि रीबिल्ड गाड़ी कैसी होगी। पाकिस्तान में हमारा इस चीज़ के साथ अक्सर वास्ता पड़ता है जब हम जापानीज़ इंपोर्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जापानीज़ इंपोर्ट्स जब जापान से आती हैं पाकिस्तान में तो वो लगी होती हैं या उनका एक्सीडेंट हुआ होता है। तो पाकिस्तान में डिफरेंट गैरेजेस उन गाड़ियों को सही करते हैं, दोबारा से उनको मार्केट में लेके आते हैं। लेकिन एक बड़ा वेल नोन फैक्ट है, अगर आप लोगों में से कोई भी पाकवीज़ देखता है तो उस पर जो सरफराज हैं उन्होंने, पाकवीज़ के जो होस्ट हैं, उन्होंने एक दफ़ा बड़ी अच्छी डिमॉन्स्ट्रेशन दी थी कि इवन दो गाड़ी बिल्कुल सही थी देखने में और गाड़ी के डैशबोर्ड पे कोई भी एरर्स नहीं थे, लेकिन इट इज़ पॉसिबल कि उस गाड़ी के अंदर एयर बैग्स हों ही ना। तो इस तरह की चीज़ें बहुत डेंजरस हैं, क्योंकि एयर बैग्स या कोई भी सेफ्टी फ़ीचर ड्राइवर और बाकी पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं। अगर आपको कोई बंदा ये कह के कि ये गाड़ी बिल्कुल ठीक है और सेफ़ है आपको सेल करता है, तो अनटिल एंड अनलेस आप उस बंदे पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा अपनी फैमिली की सेफ्टी उस बंदे की कोई किसी भी बनाई हुई चीज़ पे बेस करना। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा इफ़ यू डू डिसाइड टू गो फॉर अ रीबिल्ट व्हीकल।
सो ये तो क्लासिफिकेशन होगी किस किस तरह की व्हीकल्स अवेलेबल हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कार बाइंग की क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मुझे यही पता है कि आप या तो कैश पर ले सकते हैं, या फिर आप लीज़ कर सकते हैं, या फिर आप फाइनेंस कर सकते हैं। तो अब आप ये बताएं कि मतलब इनमें क्या डिफरेंस है। कैश तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप कैश में पेमेंट करते हैं और गाड़ी आपकी हो जाती है। अब जो अगली दो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लीज और फाइनेंस, क्योंकि इन दोनों केसेस में आप डीलर को या बैंक को मंथली पेमेंट्स करते हैं। यहाँ पे एक तीसरी ऑप्शन भी आ जाती है जिसे कहते हैं बाई वीकली पेमेंट, कि आप महीने में आप हर 2 हफ्ते बाद पेमेंट करते हैं। तो क्योंकि साल में तकरीबन 54 मंथ्स होते हैं, 52 सॉरी 52 वीक्स होते हैं, तो आपकी साल में 12 पेमेंट्स नहीं होती। आप क्योंकि हर 2 हफ्ते बाद पेमेंट कर रहे होते हैं तो आपकी साल में 26 पेमेंट्स होती हैं, 26। तो ये तीसरी ऑप्शन होती है। अब लीज़ और फाइनेंस में जो डिफरेंस है वो ये है कि लीज़ आपको जनरली सस्ती पड़ती है। अगर आप ये देखें कि अगले 3 साल में या 4 साल में मेरी जेब से पैसे कितने जाएंगे, तो लीज़ आपको हमेशा सस्ती पड़ेगी। वाई इज़ दैट? क्योंकि गाड़ी दोनों केसेस में सेम होगी। तो लीज़ का सीन ये होता है कि लीज़ आप बेसिकली गाड़ी रेंट पे ले रहे हैं डीलरशिप से या बैंक से। आप हर महीने या हर 2 हफ्ते बाद उसका एक रेंट देंगे डीलर को। डीलर डिक्टेट करेगा कि आप हर महीने या हर साल में गाड़ी कितनी चला सकते हैं, और जब वो पीरियड ख़त्म हो जाएगा जितने अरसे के लिए आपने गाड़ी लीज़ की थी, आपने वो गाड़ी वापस दे देनी है डीलर को या बैंक को। यू डू नॉट ओन द कार, इसीलिए वो ऑप्शन सस्ती है। फाइनेंस में आपको गाड़ी मंथली या आपकी बाई वीकली पेमेंट है वो आपको ज़्यादा तो नज़र आएगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द फाइनेंस पीरियड जब आपकी सारी किस्तें ख़त्म हो जाएंगी, यू गेट टू कीप द कार। तो लीज़ इज़ रेंटिंग, फाइनेंस आप किसी भी और चीज़ की तरह गाड़ी को किस्तों पे ले रहे हैं। आप जो प्राइस है वो फुल आपने ही पे करनी है, और वंस आप पूरी पे कर देंगे तो गाड़ी आपकी होगी, आप उसके ओनर होंगे। तो लीज़ के अंदर यू डू नॉट बिल्ड इक्विटी। फाइनेंसिंग के अंदर जैसे जैसे आप पेमेंट्स करेंगे, गाड़ी के अंदर आपका हिस्सा या इक्विटी बढ़ती जाएगी। सो इस सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि सबसे जो इजी तरीका है वो कैश है। बिल्कुल। एंड देन आ जाता है लीजिंग, जो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है हमारे कैश से, और देन सबसे मुश्किल तरीका है फाइनेंसिंग का। आई ऑनेस्टली डोंट अंडरस्टैंड कि फाइनेंसिंग इतना मुश्किल क्यों होता है इंस्टीट्यूट्स के लिए, क्योंकि हम लोगों ने गाड़ी फाइनेंस की हुई है बाय द वे। हमने ये डिसाइड किया देखे कि हम क्योंकि गाड़ी बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करे होंगे, अगर आपको पता है कि आप हर 2 या 3 साल बाद गाड़ी चेंज करेंगे तो यूजुअली इट्स अ गुड आइडिया कि आप उसको लीज़ करें। तो हम पता था कि हम बार बार गाड़ी नहीं चेंज करे होंगे, तो हमने फाइनेंस की, लेकिन इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट अप्रूवल फॉर फाइनेंस। हर डीलर हमें यही कोशिश कर रहा था कि हम उनसे किसी तरह से लीज़ कर लें। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड दिस कि हाउ वाई इज़ इट डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट अस अप्रूव फॉर फाइनेंस एज़ कम्पेयर टू लीज़, कम्पेयर टू के दोनों में अमाउंट सेम था। तो अगर किसी को पता है तो हमें कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन ये एक ओवरव्यू था कि गाड़ी आप किस किस तरह से ख़रीद सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम ये बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो न्यू कमर्स होते हैं, तो ऐसे कोई इंसेंटिव्स आपको पता चले कि मिलते हैं न्यू कमर्स को कार बाइंग के दौरान? घर ख़रीदने के इंसेंटिव्स के बारे में तो मैंने पढ़ा भी था, सुना भी था लोगों से कि जो न्यू कमर्स होते हैं, अगर वो जो घर ख़रीदना चाह रहे हैं उसकी प्राइस एक लिमिट से नीचे है, आई बिलीव इट्स 400,000, तो गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि गाड़ियों के केस में ऐसा कोई भी इंसेंटिव है। मैंने काफ़ी रिसर्च की थी इस हवाले से, मुझे तो ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं नज़र आया। ओके। अच्छा, अब हम ये बात कर लेते हैं कि जो हमने अभी बात की कि कैश पे आप ले सकते हैं, लीज़ पे ले सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं आप अपनी कार को, तो इन सारी ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स के लिए इजी हो जाए ये डिसाइड करना कि उन्होंने क्या चीज़ जो है वो सिलेक्ट करनी है। देखें जी, अगर आपके पास कैश है तो इससे अच्छी बात क्या है, यू गेट टू ओन द कार राइट अवे। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं वो गाड़ी 100% आपकी हो जाती है। तो कैश का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। लेकिन कैश का नुकसान ये है कि क्योंकि आप इतना बड़ा चंक या इतनी बड़ी पेमेंट फ़ौरन कर देते हैं, वो पैसे आप और किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको लेट से पेमेंट करने के 2 मिनट बाद ही किसी चीज़ के लिए पैसे चाहिए, तो वो पेमेंट जो आपने कर दी है वो अब गाड़ी में जा चुकी है। यू कैन नॉट यूज़ दैट अमाउंट ऑफ मनी फॉर एनीथिंग एल्स व्हाट्सोएवर। तो ये कैश के प्रोज एंड कॉन्स थे। प्रो ये है कि यू गेट टू ओन द व्हीकल राइट अवे, और कौन ये है कि वो जो पैसे आपने व्हीकल में लगा दिए हैं वो आपके और किसी काम के नहीं है, अब वो व्हीकल में ही रहेंगे। एंड वन मोर थिंग, कैश पे आप जब भी कोई चीज़ लेते हैं तो उस पर किसी भी किस्म की कोई इंटरेस्ट नहीं होती, सूद नहीं होता। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाँ हम लोगों के लिए, क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि सूद हमें अलाउड नहीं है बाय रिलीजन। तो दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिड्रेशन कि कैश में किसी भी किस्म का सूद आपको नहीं देना पड़ता। ओके, नेक्स्ट लीज़ की बात कर लें कि उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं।
लीज़ के प्रोज ये हैं कि आपको ओवरऑल कैश से गाड़ी सस्ती पड़ती है, आपको गाड़ी हमेशा नई मिलती है, नई एज इन ब्रांड न्यू मिलती है, और आपकी फाइनेंस के मुकाबले में जो एवरी सिंगल पेमेंट इज़ लोअर एज़ कम्पेयर टू फाइनेंसिंग। तो लीज़ का फ़ायदा ये है, लेकिन नुकसान ये है कि जस्ट लाइक फाइनेंसिंग आपको लीज़ के ऊपर इंटरेस्ट देनी पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन कि आप किस इंस्टीट्यूट से लेते हैं और कितने अरसे के लिए लेते हैं, वो इंटरेस्ट की अमाउंट कम या ज़्यादा हो सकती है। और इसके अलावा सबसे बड़ा ड्रॉबैक, इवन दो आपने गाड़ी की पेमेंट्स किए हैं 3 साल 4 साल जितना भी आपका लीज़ का पीरियड था, उसके बाद गाड़ी आपकी नहीं है, यू हैव टू गिव इट बैक। तो ये लीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। एंड लास्टली हम बात कर लेते हैं फाइनेंस के बारे में। तो फाइनेंसेस सादे अल्फाज में आप गाड़ी किस्तों पे ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप गाड़ी किस्तों पे ले रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। नुकसान इंटरेस्ट वाला आ जाता है, और फ़ायदा ये है कि क्योंकि आप फाइनेंस करें और आप गाड़ी किस्तों पे ले रहे हैं, तो जब आप किस्तें पूरी कर देंगे तो गाड़ी आपकी होगी। लेकिन वंस अगेन बात फिर वहीं आ जाती है घुमा फिरा के, कि जितने अरसे के लिए आप फाइनेंस करेंगे आपकी मंथली या बाई वीकली पेमेंट उतनी कम होगी। लेकिन इसी के साथ एक कैच भी है कि जब आप ज़्यादा लंबे अरसे के लिए फाइनेंस करते हैं तो आपका इंटरेस्ट का जो अमाउंट है या परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। तो हमारे केस में वी वर लकी क्योंकि ईयर का एंड था और कुछ डीलर्स ने प्रमोशन लगाई हुई थी कि अगर आप फाइनेंस करेंगे फ़लाँ गाड़ियाँ तो आपको हम 0% इंटरेस्ट रेट पे गाड़ी देंगे, तो हमें इंटरेस्ट नहीं देनी पड़ी। तो ऑलवेज शॉप अराउंड, आस्क डिफरेंट डीलर्स, कॉल करके पूछें कि आजकल क्या क्या डील्स या ऑफर्स अवेलेबल हैं, और मेक द बेस्ट डिसीजन दैट वे। ओके अब क्योंकि आपने सारे प्रोसेस पे काम किया था तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा, ऐसी क्या चीज़ें थी सारे प्रोसेस के दौरान जो आपको बहुत अच्छी लगी, जो आप अप्रिशिएट करते हैं कि वो चीज़ें थी यहाँ पे? ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। पाकिस्तान में ना बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस होती थी नई गाड़ियों के लिए, और क्वालिटी वाली सबसे बड़ी बात है। 3 बड़े प्लेयर्स थे, टोयोटा, सुजुकी और होंडा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो दैट इज़ डेफिनेटली अ प्रो। और दूसरी बात कस्टमर सर्विस, आपको लगेगा जिस तरह वो बंदा आपके लिए काम कर रहा है, इवन दो वो आपके लिए नहीं काम कर रहा है, उसको कमीशन मिल रहा है, लेकिन आपको लगेगा कि वो आपके लिए काम कर रहा है। मैं अगर आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, मैंने एक दिन में 3 गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव बुक की थी, और जब मैं सेकंड गाड़ी के शोरूम पहुंचा और मैंने टेस्ट ड्राइव कर ली, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, उस बंदे ने पूछा कि हाउ कैन आई हेल्प यू। तो मैंने कहा अभी तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तीसरी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेनी है, लेकिन यू विल हैव टू वेट। तो उसने मुझसे पूछा कि हाउ आर यू प्लानिंग टू गो टू द थर्ड कार शोरूम। मैंने कहा मेरे पास गाड़ी तो नहीं है, तो मैं चल के जाऊँगा, यहाँ पे करीब ही है। तो ही सेड तुम्हें चल के जाने में 15 मिनट लगेंगे। मैंने कहा इट्स ओके, मैं चला जाऊँगा। कहता नहीं पॉसिबल ही नहीं है, मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा। मेरे बॉस को नहीं बताना कि मैं तुम्हें ड्रॉप करूँ एक और गाड़ी की शोरूम में जो कि हमारा कंपेटिटर है, लेकिन मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा। इट डज नॉट फील राइट टू मी कि तुम मेरे शोरूम से दूसरे शोरूम जा रहे हो और मैं तुम्हें ड्रॉप ना करूँ, मैं तुम्हें हेल्प ना करूँ। तो ही डिड नॉट हैव टू डू दैट। उसको नहीं पता था कि मैं उससे गाड़ी लूँगा, और उसको ये भी पता था कि मैं एक और कंपेटिटर के पास जा रहा हूँ, और इट्स वेरी वेरी पॉसिबल कि मैं उसी से गाड़ी ले लूँ। तो कस्टमर सर्विस यहाँ पे बहुत बहुत अच्छी है, और ओन वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे कि आपको अगर गाड़ी फ़ौरन चाहिए तो आपको इतने अमाउंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा फैक्ट्री प्राइस से। सो दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। कि लाइक जस्ट इमेजिन कि कोई इतना आपको फेवर कर रहा है, तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जो इस नाइसनेस पे, इतने बड़े फेवर पे ही लाइक वो सोचेंगे कि दे आर बेटर देन दिस वन। वो एक इम्प्रेशन बन जाता है बंदे के बिल्कुल ऊपर। ऐसे ही है। इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल इम्प्रेशन, कि उन्होंने जो मुझ पे इम्प्रेशन छोड़ा कि अगर ये मुझे इस स्टेज पे इतना ज़्यादा अच्छी कस्टमर सर्विस दे रहे हैं तो होपफुली बाद में भी वो बाकियों से बेहतर ही होगा। ओके अब ये बात तो हमने कर ली कि क्या चीज़ें आपको पसंद आई हैं, तो ऐसी चीज़ों की भी बात कर लेते हैं जो आपको नहीं पसंद आई और आप चाहते हैं कि लाइक आप होप करते हैं कि वो बेहतर हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा ऑप्शन है मार्केट में यहाँ पे। आई ऑनेस्टली मीन कि बहुत बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस कंज्यूमर के लिए अच्छी भी होती हैं कि कंपटीशन ज़्यादा होता है, प्राइसेस कंपैरेटिव होती हैं। लेकिन बुरी चीज़ ये है कि यू हैव दैट मच हार्डर टाइम डिसाइडिंग कि आपने एक्चुअली फाइनल क्या चीज़ करनी है। तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, और एज मच एज आई वॉन्टेड देयर टू बी अ परफेक्ट ऑप्शन, कि कोई एक गाड़ी ऐसी हो जो परफेक्ट हो, जिसमें हर वो चीज़ हो जो कि मैं ढूंढ रहा हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देयर इज़ नो सच थिंग एज परफेक्ट। हर जगह या हर मैन्युफैक्चरर के पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि दूसरों के पास नहीं है। कोई रिलायबल ज़्यादा होगा, कोई किसी की मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी, किसी की रनिंग कॉस्ट कम होगी, किसी की रीसेल वैल्यू ज़्यादा होगी, किसी के अंदर गैजेट्स या नई टेक्नोलॉजी ज़्यादा होंगी। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। और जो सेकेंड
डिसलाइक है इस प्रोसेस के बारे में वो ये है कि क्योंकि मैं एक नया इमिग्रेंट हूँ तो मेरी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि गाड़ी मैंने किस्तों पे लेनी है, तो द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ टू नो कि मैं एक ज़िम्मेदार बंदा हूँ और मैं वो पैसे जो उनसे ले रहा हूँ वो मैं वापस भी करूँगा। तो इस वजह से बिकॉज़ मेरी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं थी मुझे गाड़ी कंपैरेटिवली महंगी पड़ी एज़ कम्पेयर टू अगर मेरी क्रेडिट हिस्ट्री होती। दे वांटेड मी टू गेट एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस कि अगर फॉर सम रीज़न मेरी जॉब नहीं रहती तो उनको उनकी पेमेंट्स मिलती रहेंगी। इसी तरह दे वांटेड मी टू गेट एक्सटेंडेड वारंटी कि दे नो दैट द कार वुड बी टेकन केयर ऑफ जब तक गाड़ी मेरी नहीं हो जाती, मैं सारी पेमेंट्स कर नहीं देता। तो ये कॉन्स थे इस प्रोसेस के। ओके अब सबसे एंड पे हम बात कर लेते हैं कार की इंश्योरेंस के हवाले से। हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि कार इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। आपके ख्याल में क्या ये ज़रूरी है तो लाइक इसके बारे में आप इलेबोरेट करें कि क्या क्या स्टेप्स होंगे या क्या चीज़ें जहन में रखनी ज़रूरी हैं इसके लिए। तो जी अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें तो कार इंश्योरेंस ज़रूरी है। जब तक आप गाड़ी के इंश्योरेंस का प्रूफ नहीं दे देते आपकी गाड़ी को नंबर प्लेट नहीं लग सकती। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये रिक्वायरमेंट है कि आप जब भी नंबर प्लेट लेंगे या रिन्यू करवाएंगे तो आपके पास वैलिड इंश्योरेंस होनी चाहिए। लेकिन दैट इज़ द एक्सटेंट कि गवर्नमेंट इसके बाद आपसे नहीं पूछती कि आप वो इंश्योरेंस कंटिन्यूसली रखते हैं या नहीं। एक इंटरेस्टिंग चीज़, हर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में एक अदद इंश्योरेंस एजेंट ज़रूर बैठता है। तो गवर्नमेंट को पता है कि लोग 2 नंबरी करते हैं और जब वो हमारे ऑफिस आते हैं रिन्यू कराने के लिए या नई प्लेट लेने के लिए तो वो गवर्नमेंट ने उनको खुद ही ऑप्शन दी हुई है कि यहीं से इंश्योरेंस ले लो, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो दैट्स समथिंग टू थिंक अबाउट। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको कोई मजबूर नहीं करा कि आप हर टाइम इंश्योरेंस रखें, लेकिन इन केस आपकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ पे पुलिस आ जाती है तो अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आपको अच्छा खासा बड़ा फ़ाइन हो सकता है। क्योंकि अगर कुछ नहीं होता तो नो वन विल आस्क यू कि आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो यू विल बी लायबल टू प्रोड्यूस इंश्योरेंस। अगर आप इंश्योरेंस नहीं दे सकते तो अगली गाड़ी का जितना भी डैमेज हुआ है वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा और इसके अलावा आपको फ़ाइन भी देना पड़ेगा कि आपके पास इंश्योरेंस क्यों नहीं थी। ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये कर लें कि कॉस्ट की डिस्कशन कर लेते हैं कि इस इंश्योरेंस की फिर कॉस्ट कितनी होती है अगर ये ज़रूरी है रखनी तो। दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जिनके बारे में कहा जाता है कि जितना गुड़ डालें उतना मीठा होगा। तो आपको जितनी ज़्यादा कवरेज चाहिए इंश्योरेंस उतनी महंगी होगी। आपकी गाड़ी की इनिशियल कॉस्ट जितनी ज़्यादा थी इंश्योरेंस उतनी ज़्यादा महंगी होगी। इसके अलावा आपका जो ड्राइविंग रिकॉर्ड है वो जितना अच्छा या बुरा होगा वो भी आपकी इंश्योरेंस की कॉस्ट को इम्पैक्ट करेगा। बात फिर नए इमिग्रेंट होने के स्टेटस पे आ जाती है। क्योंकि मैं नया इमिग्रेंट हूँ, मेरा ड्राइविंग रिकॉर्ड कैनेडियन गवर्नमेंट या कैनेडियन इदारों के पास नहीं है। दे डू नॉट नो कि मैं किस तरह की ड्राइविंग करता हूँ, मैं सेफ़ ड्राइविंग करता हूँ या नहीं, मैंने आज तक कितने इशारे तोड़े हैं, मैंने कितनी बार गाड़ी का एक्सीडेंट किया है। तो इस वजह से दे जस्ट एज्यूम कि मैं एक बुरा ड्राइवर हूँ और किसी भी नए इमिग्रेंट को आते ही सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस रेट्स हमेशा ऑफ़र किए जाते हैं। चाहे आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जाएँ, बिटवीन प्रोवाइडर्स आपको डिफरेंसेस नज़र आएंगे, किसी का रेट ज़्यादा होगा किसी का कम होगा। लेकिन अगर आप उसी प्रोवाइडर से पूछें कि मिनिमम रेट इस गाड़ी को इंश्योर करने का कितना है और मैक्सिमम जो कि आपको वो ऑफ़र करे उसमें आपको अच्छा खासा डिफरेंस नज़र आएगा। और अपॉन आस्किंग दे विल टेल यू, क्योंकि आपका ड्राइविंग रिकॉर्ड हमारे पास है ही नहीं है तो हम आपको वर्स्ट पॉसिबल रेट दे रहे हैं। जैसे जैसे आपका टाइम गुजरेगा आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री यहाँ पे आती रहेगी। तो ईयरली अगर आपका कोई एक्सीडेंट नहीं होता और आपको इशारे नहीं तोड़ते, आपके अगेंस्ट कोई ट्रैफिक ऑफेंसेस नहीं है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका हर साल के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम थोड़ा कम होगा। लेकिन स्टार्टिंग ऑफ यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि वो कंपनी आप पे लगा सकती है। ओके अब नेक्स्ट चीज़ ये हम बात कर लेते हैं कि इंश्योरेंस जो हम लेते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर्ड होती हैं। ये इंश्योरेंस की यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स आती हैं। एक होती है जी कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस और एक होती है थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक का काम ये होता है कि अगर आप किसी भी जगह पे किसी को हिट करते हैं और आपकी गलती साबित हो जाती है तो अगले बंदे का जितना भी नुकसान है वो आपने कवर करना है। तो अगर आपकी इंश्योरेंस थर्ड पार्टी एंड लायबिलिटी कवर करती है तो आपकी इंश्योरेंस इवन दो गलती आपकी थी लेकिन आपकी इंश्योरेंस अगले बंदे को उसी गाड़ी के रिपेयर्स करवा के देगी। लेकिन इन दैट केस क्योंकि आपने सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ली हुई है, आपकी गाड़ी का जो अपना खर्चा है, जो अपनी डैमेज है वो आपकी जेब से ही होगा। अब उसके ऊपर एक और ऑप्शन आ जाती है कंप्रहेंसिव के नाम से, जिसकी मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। कंप्रहेंसिव उसमें आपकी गाड़ी की डैमेज को भी कवर करेगी। इन द परफेक्ट वर्ल्ड आप इंश्योरेंस ले लें और उसके बाद बेगम हो जाएं कि अगर कुछ भी हो गया तो इंश्योरेंस कवर करेगी और मेरी जेब से और कुछ नहीं जाएगा।
लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है इंश्योरेंस के अंदर जिसे कहते हैं डिडक्टिबल। डिडक्टिबल ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा डिडक्टिबल $250 है और मेरे से किसी भी किस्म का कोई एक्सीडेंट होता है और दूसरे बंदे की गाड़ी का जो खर्चा है लेट से वो $1000 है, तो पहला जो 250 है या जो डिडक्टिबल है वो मैं पे करूँगा, उसके बाद जितना भी होगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो डिडक्टिबल आपने पे करना ही करना है, उसके बाद जो बाकी बच जाएगा वो इंश्योरेंस पे करेगी। तो आपका डिडक्टिबल जितना कम होगा आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम उतना ज़्यादा होगा। इसी तरह आपका जो कंप्रिहेंसिव वाली चीज़ आ जाती है उसका डिडक्टिबल यूजुअली थर्ड पार्टी वाली से डिफरेंट होता है। तो डिपेंडिंग और आप किस इंश्योरर के पास जाते हैं तो वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली ये 2 सेपरेट अमाउंट्स होते हैं। इसके अलावा आपकी वजह से अगर किसी बंदे की जान चली जाती है वो भी इंश्योरेंस का पार्ट होता है कि वो कितनी अमाउंट तक आपकी इंश्योरेंस कंपनी उन लोगों को पे करेगी जिनके किसी जानने वाले या अजीज़ की आपकी वजह से जान जाती है। तो ये इंश्योरेंस की डिफरेंट क्लॉजेज़ हैं। अनफॉर्चुनेटली इंश्योरेंस हर पॉसिबल चीज़ को कवर नहीं करती। अगर आप कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी ले लेते हैं तो अब अल्बर्टा और कुछ और प्रोविंसेस ऐसे हैं जिनके अंदर क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड होती है तो सड़कों पे जो बर्फ़ जम जाती है उसकी वजह से गाड़ियाँ स्लिप होती हैं। तो कुछ प्रोविंसेस के अंदर उसको डील करने के लिए उसके ऊपर नमक डाला जाता है ताकि वो बर्फ़ पिघल जाए, लेकिन यहाँ पे नमक के बजाय रोड के ऊपर छोटे छोटे पत्थर या बजरी डाली जाती है। तो उसकी वजह से आपको बहुत सारी गाड़ियाँ नजर आएंगी जिनकी विंडस्क्रीन्स के ऊपर क्रैक पड़े हुए हैं, क्योंकि जब आप किसी गाड़ी के पीछे तेज़ स्पीड से जा रहे होते हैं तो उस गाड़ी के टायरों से जो पत्थर छोटे छोटे स्पीड पर निकलते हैं, अगर आप उसके बहुत करीब जा रहे हैं तो आपकी विंडस्क्रीन पे आके लगेंगे और वो डैमेज करेंगे। तो जो कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी है वो उस डैमेज को कवर नहीं करती जो कि आपकी गाड़ी की उस फ्रंट विंडशील्ड को इस वजह से होगी क्योंकि गवर्नमेंट ने रोड के ऊपर पत्थर डाले हुए थे। तो उस चीज़ के लिए आपको कंप्रिहेंसिव के अलावा एक और इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी जिसको ग्लास इंश्योरेंस कहा जाता है। तो इट्स नॉट परफेक्ट। किसी हद तक थर्ड पार्टी जो लॉस इंश्योरेंस है वो गवर्नमेंट कहती है कि आपके पास होनी चाहिए रजिस्टर करने के लिए, लेकिन उसके अलावा आप जितनी ज़्यादा ऑप्शन इसके ऊपर पाइल अप करेंगे आपको इंश्योरेंस उतनी ज़्यादा महंगी पड़ेगी और आपका जो मंथली या बाई वीकली पेमेंट है वो उतनी ज़्यादा होती जाएगी, यानी प्रोटेक्शन भी ज़्यादा और कॉस्ट भी ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो दिल्ली का खेल है, एक दूसरे के पीछे आप घूमते रहते हैं, नो वन कम्स ऑन टॉप, कोई भी जीता नहीं है क्योंकि आपकी जेब से जा रहा है इंश्योरेंस के पैसे, चाहे पूरे साल आपकी गाड़ी को कुछ भी ना हो लेकिन आप इंश्योरेंस कंपनी को वो पैसे दे रहे हैं। तो यू होप दैट यू नेवर नीड टू यूज़ इट योर इंश्योरेंस, लेकिन इट स्टिल फील्स नाइस टू हैव इट। ओके, आई थिंक कि अब हमने सब कुछ कवर कर लिया है जो कुछ हमने कवर करना था। बिल्कुल ऐसे ही है। जो चीज़ें हमारे जहन में आ रही थी, जिन चीज़ों से हमें अपनी गाड़ी के परचेज़ के प्रोसेस के दौरान गुजरे वो हमने कवर कर दी हैं इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपके कोई ऐसे क्वेश्चंस हों जो कि आपको लगे इस प्रोसेस से रिलेटेड हैं लेकिन हमने कवर नहीं किए तो हमें कमेंट्स में बताइएगा एंड विल डू आवर बेस्ट टू कवर देम इन द फ्यूचर कमिंग वीडियोज़। तो जब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाते हैं तो वी ट्राई टू कम अप विद एन FAQ वीडियो जो कि हमने थोड़ा अर्सा पहले भी डाली थी। तो आप लोगों ने कोई भी कमेंट्स हुआ करें, कोई भी क्वेश्चंस हुआ करें, कोई भी कंसर्न्स हुआ करें तो हमें या तो DM किया करें या फिर कमेंट सेक्शन में हमें पूछा करें ताकि हम आपके उन कंसर्न्स को एड्रेस कर सकें। तो इसके साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। हाँ, मैं तोबा की बात यहाँ पे थोड़ी देर के लिए काटूंगा। प्लीज़ कोशिश किया करें कि आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करें और जो आप मुनासिब समझें कि बाकी सबके साथ शेयर करें वो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में ही डाला करें, क्योंकि इमेजिन कि अगर आपका वो क्वेश्चन किसी और की भी हेल्प कर सके तो वहीं पे उस बंदे की भी हेल्प हो जाए। तो अगर आप मुनासिब समझें और आप कोई डिटेल्स पब्लिकली शेयर करना चाहें तो हमारे लिए ये बहुत बेहतर होता है कि हम वहीं पे एक आंसर दे दें ताकि आपके बाद जो भी बंदा वो क्वेश्चन लेके आए वो कमेंट्स में उसका आंसर देख सके। यस, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन को ज़रूर चेक किया करें क्योंकि आपके बहुत सारे कंसर्न्स वहाँ पर ऑलरेडी आंसर हुए होते हैं। तो आप लोगों के लिए ही आसानी है कि आप लोगों को वेट नहीं करना पड़ता क्योंकि अक्सर हम कमेंट्स को लेट ही रिप्लाई कर रहे होते हैं, तो पॉसिबली आपको आंसर जो है वो वहाँ कहीं मिल जाएगा। इसके साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहें। एंड इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर एवरी सिंगल क्वेश्चन। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।